सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य को। मुगल साम्राज्य का प्रशासन क्या क्या था उन्हें देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन को। केंद्रीय प्रशासन में जो सम्राट होता था, है ना, वो प्रमुख होता था। नागरिक का, सैनिक का, प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये सम्राट होता था। उस समय जो खलीफा है ना, खलीफा की शक्ति को वो स्वीकार नहीं करते थे। खलीफा एक प्रकार से मानिए जो ईश्वरीय शक्ति है, जिसको खलीफा का पद प्राप्त है वो सर्वशक्तिमान है, ईश्वरीय शक्ति है, ऐसा माना जाता है। तो वो खलीफा की शक्ति को नहीं मानते थे, बल्कि क्या करते थे, स्वयं को ही बादशाह घोषित किया करते थे। कौन? जो मुगल थे, है ना। फिर हम देखते हैं प्रमुख विभाग और मंत्री कौन कौन थे। वकील कौन होता था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? वकील। दीवान क्या था? तो ये वित्त मंत्री होता था, है ना। वित्त मंत्री कौन था? दीवान होता था। मीर बख्शी है सैन्य विभाग का प्रमुख, वीर बख्शी था। मुहतसीब कौन होता था? तो जन आचरण का निरीक्षक। ये कौन होता था? मुहतसीब होता था। सद्र उस सुदूर होता था धर्म विभाग का प्रमुख। धर्म विभाग का प्रमुख था सद्र उस सुदूर। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं प्रांतीय विभाग को, है ना। प्रांतीय प्रशासन में कौन था? तो अकबर का साम्राज्य कितने? तो 15 प्रांतों, है ना। 15 प्रांतों या सूबों में क्या किया था? इनको विभाजित किया था। किनके प्रशासन, किनके साम्राज्य को? अकबर के साम्राज्य को 15 सूबों में विभाजित किए थे। प्रत्येक प्रांत के लिए क्या होता था? सूबेदार था। प्रत्येक प्रांत के लिए क्या होता था? सूबेदार होता था। निज़ाम की सहायता के लिए राज्यों में भी क्या थे? दीवान हुआ करते थे, बख्शी थे, है ना, कोतवाल थे। ये क्या करते थे? निज़ाम की सहायता के लिए तैनात किए जाते थे। कहाँ? तो राज्यों में। ठीक है, राज्यों में क्या क्या होते थे? दीवान थे, बख्शी थे, कोतवाल थे, है ना। नगरों में शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसे था? तो कोतवाल को था। ठीक, इसके अतिरिक्त देखिए और क्या क्या है। प्रांत कई सरकारों में विभाजित थे। और कई सरकार के लिए क्या थे? एक सिख। और सिख किसमें विभाजित था? परगने में। और परगने ग्रामों में विभाजित थे। इस तरह से अलग अलग विभाजित होकर प्रांत कई भागों में बटे थे। प्रांत किसमें बटे थे? सरकार बटे थे, सिख बटे थे, परगने, कई परगने किसमें विभाजित थे? तो ग्रामों में विभाजित थे। न्याय प्रशासन, इनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो सम्राट का न्याय, है ना, सम्राट का न्याय सबसे बड़ा होता था, यही स्रोत था। सम्राट के पश्चात कौन? तो काजी। इनके बाद कौन था? काजी उल कुजात होता था। ठीक है, काजी उल कुजात होता था। ठीक है, ये किसके बाद था? तो ये था सम्राट के बाद। ठीक, ये किसके बाद था? सम्राट के बाद था। और प्रांतों, सरकारों तथा परगने में भी क्या होते थे? तो अलग अलग काजी हुआ करते थे। दंड व्यवस्था कठोर थी उस समय। मुगल प्रशासन के समय दंड व्यवस्था कैसी थी? कठोर थी, है ना। किसका न्याय सर्वोपरि था? सम्राट का। इसके बाद किनका था? काजी उल कुजात का था। प्रांत सरकारों में भी, परगनों में भी क्या हुआ करते थे? तो अलग अलग काजी थे। ये क्या करते थे? न्याय व्यवस्था, मुकदमे हैं उन सब की सुनवाई कौन करता था? ये काजी क्या करता था। और मुगल प्रशासन में दंड व्यवस्था कैसी थी? तो कठोर थी। अकबर की भू राजस्व नीति क्या थी? उन्हें देखिए। अकबर ने क्या किए थे? तो 1 करोड़ दाम का राजस्व वसूलने वाले अधिकारी, करोड़ों की नियुक्ति की थी। ठीक है, ये क्या करते थे? 1 करोड़ दाम, ठीक है, 1 करोड़ दाम का राजस्व वसूलने वाले अधिकारी, करोड़ी की इसने क्या की थी? नियुक्ति। करोड़ी किसे कहा जाएगा? जो क्या करते थे? 1 करोड़ दाम का राजस्व वसूलते थे, उसे क्या कहते थे? करोड़ी कहते थे। इनकी नियुक्ति किसने की थी? अकबर ने की थी। इनकी भू राजस्व नीति थी ये। बाद में क्या किया उसने? अकबर के समय टोडरमल ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति लाई? उसने दहशाला पद्धति किसने लेकर आई? दहशाला संबंधी भू राजस्व प्रणाली किसने लेकर आई? टोडरमल के समय में। ठीक है, बाद में अकबर के समय टोडरमल ने क्या किया? तो भू राजस्व के लिए दहशाला पद्धति लागू की। इसमें क्या किया जाता था? तो भूमि के उपज के आधार पर 4 भागों में विभाजित कर दिया था। ठीक, कौन कौन से थे? वे पोलज थे। एक था पोलज, ठीक है, और क्या था? पर्ती था। पोलज, पर्ती, और क्या था? चाचर था। और एक चौथा क्या था? बंजर था। ठीक है, एक था पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर। इस तरह से कितने भागों में विभाजित किए थे? 4 भागों के आधार पर, उपज का जो हिस्सा होता था उनके आधार पर 4 भागों में विभाजित किया था। पहला था पोलज, ठीक है, पोलज था, पर्ती था, चाचर था और बंजर। विभिन्न प्रकार की भूमि जो पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर कितना हिस्सा औसत का? 1/3 हिस्सा क्या दिया जाता था? भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था, है ना। यही क्या कहलाती थी? दहशाला व्यवस्था। आपसे पूछा जाएगा दहशाला व्यवस्था किसके समय में आई? तो टोडरमल के समय में आई। इसमें क्या किया जाता था? उपज को 4 भागों में विभाजित किया जाता था। उपज के हिस्से के आधार पर कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया था। पोलज था, पर्ती था, चाचर था और बंजर था। विभिन्न प्रकार की जो भूमि पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर, है ना, 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। इसे ही दहशाला व्यवस्था कहते हैं। अकबर व जहांगीर के काल में भू राजस्व के कुल उपज का कितना प्रतिशत था? तो 33% था। ठीक है, कितना प्रतिशत था? 33% था। किसके समय में? अकबर और जहांगीर के काल में भू राजस्व कुल उपज का कितना प्रतिशत था? 33% था। और शाहजहां ने इसे बढ़ाकर कितना कर दिया था? शाहजहां ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया था। अकबर, जहांगीर के बाद कौन आया था? शाहजहां आया था। तो शाहजहां ने क्या किया था? 33% भू राजस्व से बढ़ाकर कितना हिस्सा लिया जाता था? 50% उपज का लिया जाता था। और उसके बाद
इसके बाद शाहजहाँ के बाद कौन आता है, औरंगजेब। वो क्या करते हैं, इसे बढ़ाकर 66% लेते हैं ना। उपज का जो भी हिस्सा होता था उनका 66% क्या देना पड़ता था, उसे कर के रूप में देना पड़ता था। किनको, किसानों को, है ना। ये कौन उससे वसूल करते थे, तो इनके लिए अधिकारी नियुक्त करते थे जो सम्राट थे वे। तो किनके समय में, औरंगजेब के समय में कितना बढ़ा दिया, 66%। अकबर और जहांगीर के समय में कितना लिया जाता था, 33%। और शाहजहाँ के समय में इसे लिया जाता था 50%। फिर आता है मनसबदारी व्यवस्था। मुगलों की सैन्य एवं नागरिक सेवाएं मनसबदारी में संगठित थी। अकबर ने सर्वप्रथम 1574 ईस्वी में मनसबदारी का आरंभ किया था। मनसबदार कौन सी भाषा का शब्द है, तो मनसबदारी है अरबी भाषा का शब्द। मनसबदारी कौन सी भाषा का शब्द है, मनसबदारी अरबी भाषा का शब्द है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक से राज्य में व्यक्ति की पद स्थिति का क्या होता था, निर्धारण होता था। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को कितने, तो 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। जो मनसबदार हुआ करते थे ना अकबर के समय में, जो घुड़सवार थे अकबर के काल में, जो हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारियों को 20 घोड़ा का क्या करना पड़ता था, रख रखाव। क्योंकि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था, है ना। क्या करते थे वे, आराम करते थे। और युद्ध के समय उनको क्या करना है, उनको बदलना आवश्यक होता था, ठीक है। इसलिए क्या करते थे अकबर, जो हर 10 घुड़सवार सैनिक थे उनके लिए मनसबदारों को क्या करते थे, 20 घोड़ों का रख रखाव करना होता था। क्यों करते थे ये, क्योंकि घोड़ों की यात्रा में क्या होना था, आराम देना होता था। और युद्ध के समय उनको क्या करना पड़ता था, बदलना आवश्यक होता था। मनसबदारी में 2 पद थे, एक था जात और एक सवार जात। व्यक्तिगत हैसियत एवं सवार शब्द सैन्य दायित्व का बोधक था। मनसबदारी का प्रथा आरंभ किसने किया, तो खलीफा बाबर सईद ने किया था। इसे चंगेज खान ने भी अपनाया था। यह दशमलव पद्धति पर आधारित था। कौन सी पद्धति पर आधारित था, यह दशमलव पद्धति पर आधारित था। बाबर सईद ने, खलीफा बाबर सईद ने किया था। कौन सी प्रथा का आरंभ, मनसबदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था, खलीफा बाबर सईद ने किया था। कौन सी पद्धति पर, दशमलव पद्धति पर आधारित था। अकबर के काल में 5000 से ऊपर का मनसबदार केवल राजकुमार को दिया जाता था, ठीक। 5000 का मनसबदार किसे दिया जाता था, तो केवल जो राजकुमार होते थे उनको दिया जाता था। मानसिंह अजीज कोकानी को अपवाद स्वरूप कितने का मिला था, तो 7000 के मनसब दिए गए थे। किनको दिए थे, अजीज कोका को, और किसे मिला था, मानसिंह को। ये अपवाद था, नहीं तो कितने, तो 5000 जात के मनसब होते थे, उन्हें, जो राजकुमार होते थे उन्हें ही क्या दिया जाता था, मनसब दिए जाते थे। अकबर के मनसबदारी प्रथा का उद्देश्य क्या था, तो साम्राज्य के स्थायित्व के लिए सैनिक अधिकारियों को क्या करना, सुसंगठित करना था। साफ सुथरा प्रशासन लागू करना था। इनके समय में कौन कौन महत्वपूर्ण विदेशी यात्री आए थे, तो मार्को पोलो आया था। मार्को पोलो कहाँ का था, तो इटली का था। कब आया था, 1288 से 1292 ईस्वी में आया था। किनके समय, पांड्य राजवंशों का समय शासनकाल चल रहा था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। निकोलो कोटी इटली का था। किनके समय आया था, देवराय प्रथम के समय आया था, ठीक। अब्दुल रज़ाक ईरान का राजदूत था। किनके समय आया था, ये देवराय द्वितीय के समय आया था। नूनीज पुर्तगाली था, ठीक है। ये किनके समय आया था, अच्युत देवराय विजय के समय आया था। कैप्टन हॉकिंस, ये भी अंग्रेजी यात्री था, है ना। और सर थॉमस रो, ये अंग्रेज राजदूत था। जहांगीर के समय आया था। मनुची इटली का यात्री था। औरंगजेब के समय आया था। ट्रेवनियर, ये किनके समय आया था, ये शाहजहाँ के समय आया था। ये फ्रेंच जौहरी था, ठीक है, हीरे का व्यापारी था ये। और बर्नियर क्या था, तो फ्रेंच चिकित्सक था। ये किनके समय आया था, ये औरंगजेब के समय आया था। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है उनका हम एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। मुगल प्रशासन में हमने सबसे पहले देखा सम्राट क्या होता था, इनका पद सर्वोच्च अधिकारी होता था, है ना। नागरिक प्रमुख, सैनिक प्रमुख, प्रशासन का प्रमुख कौन होता था, सम्राट। इनके बाद कौन होता था, तो खलीफा की शक्ति को इन्होंने क्या किया था, स्वीकार नहीं किया था। स्वयं को क्या मानते थे, ये बादशाह मानते थे। ये स्वयं को बादशाह मानते थे। वकील क्या था, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। दीवान क्या था, वित्त मंत्री होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख होता था मीर बख्शी। और मुहतसीब होता था जन आचरण का निरीक्षक। और धर्म विभाग का प्रमुख होता था सद्र उस सुदूर। प्रांतीय प्रशासन, फिर देखा हमने अकबर के प्रशासन को 15 प्रांतों में विभाजित किया गया था। दीवान, बख्शी, कोतवाल नगर प्रांत की शांति व्यवस्था के उत्तरदायी होते थे। इनके अतिरिक्त प्रांत कई सरकारों में, सरकार कई सिख परगने में, परगनों को अलग अलग ग्रामों में क्या किए गए थे, विभाजित थे। न्याय प्रशासन क्या था, तो सम्राट न्याय का सबसे बड़ा स्रोत था। सम्राट के पश्चात किसे, तो काजी उल गुजात होता था। और प्रांत सरकारों तथा परगनों में कौन होते थे, अलग अलग काजी हुआ करते थे। इनकी इस समय दंड व्यवस्था कैसी थी, काफ़ी कठोर थी। अकबर की भू राजस्व नीति में क्या होते थे, करोड़ी कौन होता था, जो 1 करोड़ दाम का राजस्व वसूलने वाला अधिकारी होता था, उसे क्या कहते थे, करोड़ी, है ना। इनकी नियुक्ति किया करते थे भू राजस्व के लिए। बाद में अकबर के समय जो टोडरमल ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति प्रारंभ की, दरशाला। ये दरशाला पद्धति होती क्या थी, तो उपज के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सा था वो,
पोलस था, पर्ती था, चाचर था और बंजर था। विभिन्न प्रकार की भूमि को पिछले कितने वर्षों में, तो 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर कितना हिस्सा, 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। इसे ही दरशाला पद्धति कहते हैं। अकबर व जहांगीर के काल में भू राजस्व व्यवस्था कितनी थी, उपज का 33% था। शाहजहां ने उसे बढ़ा दिया, 50% कर दिया। औरंगजेब ने इसे बढ़ाकर 66% कर दिया था। इसी तरह हम देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था। मुगलों की सैन्य एवं नागरिक सेवाएं मनसबदारी से क्या थी, संगठित थी। अकबर ने सर्वप्रथम 1575 में मनसबदारी को आरंभ किया। मनसबदारी कौन सी भाषा का शब्द है? मनसबदारी अरबी भाषा का शब्द है। दारी अरबी भाषा का शब्द है। मनसबदार में 2 पद थे, एक जात था, एक था सवार जात। ठीक है, एक था जात, एक था सवार जात। व्यक्तिगत हैसियत एवं सवार शब्द सैन्य व्यक्ति का क्या था, ये बोधक था। इसके अतिरिक्त जो अकबर के समय में, अकबर के काल में 5000 से ऊपर के जो मनसबदार होते थे वो क्या कहलाते थे, वे केवल राजकुमार को ही दिए जाते थे। ठीक, जो 5000 के ऊपर के जो मनसबदार हैं वे केवल कौन होते थे, राजकुमार को दिए जाते थे। अपवाद स्वरूप किसे मिला था, तो मानसिंह और अजीब कोका को। ये कितने, तो 7000। ठीक है, 7000 के मनसब इन्हें दिए गए थे। अकबर के मनसबदारी प्रथा का उद्देश्य क्या था, तो साम्राज्य के स्थायित्व के लिए सैनिक अधिकारियों को क्या करना था, सुसंगठित करना था और साफ सुथरा प्रशासन को लागू करना था। मध्यकालीन भारत के कौन कौन विदेशी आए थे? ठीक है, मार्को पोलो आया था, इटली का व्यापारी था, 1288 से 1292 में पांड्य राजवंश के समय आया था। ठीक, इब्न बतूता कहाँ का था, ये मोरक्को का था। मोहम्मद तुगलक के समय आया 1233 से 1242 ईस्वी। ठीक है, निकोलो कोंडी ये इटली का व्यापारी था, इटली का यात्री था। देवराय प्रथम के समय आया था। अब्दुल रज़ाक ईरान का राजदूत था, 1242 में आया था, देवराय द्वितीय के समय में। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।